नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। नवोदय क्रांति परिवार भारत के ऑनलाइन शिक्षण सेशन में मैं सुरेश भारद्वाज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़वास, आप सभी का नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हमारा ये सेशन राजनीति विज्ञान 10 जमातों के विद्यार्थियों के लिए है और चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, जिसका हम भाग हमने इसका भाग 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने आप सभी को विस्तार पूर्वक ये बताया था कि शीत युद्ध का जो दौर है वो 1945 से लेकर के 1991 तक चला और उसकी 2 अवस्थाएं, 2 चरण जो हम उसको अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम इसका जो तीसरी अवस्था थी उसको पढ़ेंगे, शीत युद्ध की तीसरी अवस्था, जिसका जो समय है वो 1962 से 1971 तक माना गया। और इस अवस्था को दितांत या तनाव शैथिल्य का नाम दिया गया। तनाव शैथिल्य मतलब कि इस अवस्था में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भय व्याप्त था, तनाव था, वो इस अवस्था में उसमें कमी आई, जिसकी वजह से इस काल को तनाव शैथिल्य नाम दिया गया। इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम गतिविधियां की गई, परमाणु अप्रसार के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए, व्यापक शांति के लिए जो प्रयास किए गए, उसका अध्ययन हम आज इस तीसरी अवस्था के अंदर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 1962 में जो क्यूबा संकट हुआ था, उस समय सभी देश जो नव स्वतंत्र थे या छोटे देश थे, उन्होंने ये भली भांति जान लिया था कि ये महाशक्तियां केवल अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ही कार्य करती हैं, इन्हें इन विकासशील देशों की हितों की परवाह नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस तीसरी अवस्था का, जिसमें जो घटनाएं हुई, जो गतिविधियां हुई, उसमें सबसे पहले एक दोनों महाशक्तियों ने मिलकर के एक संधि दोनों ने संधि की, जिसका मेन उद्देश्य पूरे विश्व में व्यापक परमाणुओं का जो प्रसार था उसको दूर करने का काम किया गया, जिसके संधि का नाम था पीटीबीटी या एलटीबीटी। आंशिक परमाणु अप्रसार संधि। और इस संधि का सिर्फ एकमात्र ध्येय था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो परमाणु का जो प्रसार किया जाता है उसको रोका जाए और इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर शांति कायम की जाए, जिसमें दोनों महाशक्तियां यूएसए, इन दोनों महाशक्तियों ने मिलकर के इस संधि को बनाया। और ये 1963 में, यानी क्यूबा संकट के बाद इस तीसरी अवस्था में 1963 में इसे इन दोनों देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। इस पूरी घटनाक्रम में इसके ऊपर ये यूएनओ में इसे कब शामिल किया गया, कब ये लागू की गई और इसके मेन उद्देश्य क्या थे, हम इसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि इसको 5 अगस्त 1963 को यूएनओ में पेश किया गया और इसको 10 अक्टूबर 1963 को लागू किया गया। 10 अक्टूबर 19 को इसको लागू किया गया। पीटीबीटी एलटीबी इसका लागू किया गया। इसके पश्चात दोनों महाशक्तियों ने अपने आप को
जो परमाणु शक्ति संपन्न थी उन्होंने ये फैसला किया था कि हम परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देंगे। परमाणु निशस्त्रीकरण को यह प्रस्ताव पास किया गया और इसका पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला गया कि जब उनको देशों को ये लगा कि ये दोनों महाशक्ति मिलकर के परमाणु आंशिक परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो इससे पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर तनाव में कमी आई। लोगों को या जनता में पूरे देशों में ये संदेश गया कि अब युद्ध होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो गई है। उसके पश्चात दूसरी कौन सी संधि, इसके पश्चात एक संधि और की गई दोनों महाशक्तियों के द्वारा, वो ये संधि थी जिसका नाम एनपीटी। ये भी एक इस प्रकार की परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। देखिए विद्यार्थियों कि इस अवस्था में दोनों महाशक्ति मिलकर के से पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव को कम करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने पीटीबीटी पारित की संधि को प्रस्ताव को ला करके और फिर उसके पश्चात दूसरी भी इसी प्रकार की संधि लेकर आए हैं, एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, जो कि विशेष तौर से किन देश कौन कौन से देश मिलकर लाए, आपने एक टर्म्स सुनी होगी P5। बता सकता है कोई P5? बच्चों P5 वो देश हैं जो परमाणु संपन्न कौन कौन से देश हैं? चलिए उन पांचों देशों के बारे में चर्चा करते हैं। सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं जिन्हें P5 के नाम से जाना जाता है। और इस संधि की विस्तृत जो व्याख्या है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। और इन 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश जो नीति बनाई इन सबने मिलकर के, वो नीति बहुत ही, कहने का मतलब बहुत ही इस प्रकार की थी कि वो केवल नीति इन 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों को ही फायदा पहुंचा रही थी, किसी अन्य देश को नहीं। उसके बारे में कि इसके अंदर क्या विशेषता थी? पहली विशेषता कि जो 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वो किसी भी देश को परमाणु शक्ति की जो तकनीक है वो नहीं देंगे किसी को भी। शक्ति संपन्न देश किसी भी दूसरे देश को, नए देश को परमाणु शक्ति की तकनीक नहीं देंगे। और दूसरी ये थी कि जो परमाणु विहीन देश है, परमाणु विहीन देश वो परमाणु शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, यानी वो परमाणु शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। देखिए इस संधि की जो नीतियां हैं वो आपको समझ में आए होंगी कि दोनों ही नीति इन परमाणु शक्ति संपन्न देशों को लाभ पहुंचा रही है। नए स्वतंत्र देशों या विकासशील देशों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी जा रही है। यानी जो 5 देश जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वो किसी को नई तकनीक देंगे नहीं, और जो जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है
वो देश किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से इस परमाणु शक्ति को पर्याप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये इस संधि की शर्तें थी। और अब इस संधि को 1968 किस प्रकार से घटनाएं घटी, इसको यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में 1968 में रखा गया। विचार के लिए कि ये इस प्रकार से ये संधि लाई जाए और देशों को इसके ऊपर इसको ये लागू की जा सके। इसके पश्चात इसको 5 मार्च 1970 लागू कर दी गई। ये संधि 5 मार्च 1970 को लागू कर दी गई और कितने वर्ष के लिए, 25 वर्ष के लिए। यानी 5 मार्च 1970 को लागू की गई। भाई ये जो संधि है ये 25 वर्ष तक लागू रहेगी और 25 वर्ष बीतने के पश्चात भी इसको 1995 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए इस संधि को परमाणु शक्ति संपन्न देशों से लागू की गई। यूएन में 1968 में रखा गया। 5 मार्च 1970 को ये पारित कर दी गई 25 साल के लिए और 1995 में ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी गई। इसके ऊपर उस काल में 190 देशों ने हस्ताक्षर किए। यानी 190 देशों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। उसके पश्चात इसमें से उत्तरी कोरिया ने अपना नाम वापस ले लिया। इतने रहे 189। इतने देश सहमत हो गए कि हम इस संधि के प्रस्तावों से सहमत हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो इस संधि को बिल्कुल भी मानने के पक्ष में नहीं थे। कौन कौन से? वो देश थे भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिणी सूडान। भारत, पाक, इजराइल और दक्षिणी सूडान, इन देशों ने इस एनपीटी को मानने से इनकार कर दिया और अपना पक्ष रखा कि हम ये जो नीति है ये सभी देशों के ऊपर लागू नहीं होती। ये इसके अंदर कुछ भेदभाव किया गया है। किस प्रकार से भेदभाव किया गया है? साफ साफ दर्ज किया और हस्ताक्षर नहीं किए। और भारत ने जो पक्ष रखे वो ये कि ये जो नीति है ये पूरे विश्व के देशों को 2 भागों में बांटती है। एक तो परमाणु संपन्न देशों में और दूसरा परमाणु विहीन देशों में, जो कि सही नहीं है। इसके पश्चात भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया कि वो इसलिए हस्ताक्षर नहीं करना चाहता क्योंकि उसे अपने पड़ोसी देश चीन से सुरक्षा की दृष्टि से उसे खतरा है। इसलिए भी भारत ने अपना हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त भी भारत का ये कहना था कि इसके अंदर ये भी प्रावधान नहीं किया गया है कि जो देश परमाणु संपन्न है, परमाणु शक्ति से संपन्न है और जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, उनको समाप्त करने के लिए कोई भी योजना इस संधि के अंदर नहीं थी। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी तीसरी अवस्था का दूसरी गतिविधि, जो कि एनपीटी जिसे 1970 में लागू
किया गया था। और इसके पश्चात तीसरी अवस्था की तीसरी गतिविधि जो कि निरंतर जारी रही वो थी मॉस्को बोन समझौता। मॉस्को बोन समझौता मॉस्को बोन समझौता से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी पर हिटलर का शासन था और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत हिटलर का शासन जाता रहा, जर्मनी की हार हो गई और इस शीत युद्ध के दौरान जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। और उसके पश्चात उनके दोनों के बीच में दीवार भी बना दी गई 1961 में बर्लिन की दीवार भी बना दी गई, बर्लिन दीवार। लेकिन मॉस्को बोन समझौता ये इन दोनों पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो व्यापक तनाव था उसको समाप्त करने की दिशा में किया गया। और वो ये था कि इस समझौते के तहत ये प्रावधान लगाया गया कि जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां उनकी सीमाएं एक दूसरे से स्पर्श करती हैं, वहां पर सैनिकों की जमावड़े में कटौती कर दी जाए, यानी कि वहां पर सैनिकों की संख्या को कम कर दिया जाए ताकि तनाव की स्थिति कम हो सके। तो ये तीसरी गतिविधि थी इस काल की, यानी कि तीन गतिविधियां रही जो कि इसके अंदर आपको तनाव में कम करने के लिए पर्याप्त रही। उसके पश्चात हम इसके अगले का चरण में चलते हैं, जो चौथा काल है, चौथा चरण है वो उस पर अध्ययन करते। चौथा चरण क्या है वो ये, इसको नव शीत युद्ध काल का नाम दिया गया है। नव शीत युद्ध काल 1971 से 1984, 1971 से 84। हम ये देख चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर दोनों महाशक्तियों के द्वारा परमाणु क्षेत्र के में प्रसार प्रचार के लिए संधियां की गई कि इनको प्रचार प्रसार को रोका जाए, इनको कम नियंत्रित किया जाए। उसके पश्चात 1971 से 1984 के बीच में नव शीत युद्ध काल का वर्णन करेंगे, जिसके अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं। वो घटनाएं क्या थी जिसने इस शीत युद्ध को बहुत कुछ कम कर दिया। जो नव शीत युद्ध काल है, ये शब्द सबसे पहले रिचर्ड क्रेक्सा ने प्रयोग किया था। रिचर्ड क्रेक्सा सबसे पहले रिचर्ड क्रेक्सा ने इसका प्रयोग किया कि इस अवस्था को नव शीत युद्ध काल कहा जाए। अब इस काल की विशेषताएं, इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये विचारधारा रहित काल था। विचारधारा रहित कहने का अभिप्राय कि शीत युद्ध काल के दौरान दो विचारधाराएं प्रमुख तौर से थी, साम्यवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद अमेरिका विचारधारा थी और साम्यवाद सोवियत संघ की। लेकिन इस काल में यह विशेषता रही कि इसके अंदर जो विचारधारा थी वो धीरे धीरे अपना दम थी, जिसके कारण जो तनाव है देशों के बीच में वो धीरे धीरे कम हो गया। और इस समय ना तो साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था और ना ही
पूंजीवाद का, यानी ये कह सकते हैं कि विचारधारा रहित काल। और उसके साथ में किस धारा का, इस विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा था? यथार्थवादी। जो यथार्थवादी थे, बिल्कुल अपना हित सोच करके किसी भी विचारधारा को आपस में अपने हितों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने वाले लागू हो गई थी। यानी इसका उदाहरण कि चीन जो साम्यवादी समर्थक था, इस काल में अपनी साम्यवादी विचारधारा को छोड़ करके अमेरिका की जो पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, पूंजीवाद का उसने समर्थन करना शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं कि अगर एक साम्यवादी देश अपने यथार्थ समय को देखते हुए अगर अपनी विचारधारा को बदलकर दूसरी विचारधारा को अपना लेता है, यथार्थवादी विचारधारा कहलाएगी। कहने का मतलब इस दौर में विचारधारा अपना दम तोड़ रही थी। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर तनाव को कम करने के में बहुत ही मददगार रहा। उसके पश्चात दूसरा, ये इसकी विशेषताएं थी। और इसके अंदर घटनाएं, अब हम घटनाओं की चर्चा करेंगे कि इसके अंदर घटनाएं कौन कौन सी रही। सबसे पहले घटना के अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन, जो कि नासा के वैज्ञानिक रह चुके थे, उन्होंने एक स्टार वार से समझने का प्रयास करिए, स्टार वार से समझने का प्रयास कीजिए कि जो अंतरिक्ष में लड़ा गया, ध्यान दीजिए, रीगन के द्वारा इस प्रकार का कार्रवाई की गई। उन्होंने 1980 में ये योजना शुरू करी स्टार वार की और अपने मिसाइल कार्यक्रम को अंतरिक्ष में स्थापित करना शुरू कर दिया। और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के भी सोवियत संघ ने भी अपनी मिसाइलों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। कहने का मतलब इस काल में एक दूसरे देश के प्रति आक्रमण की बजाय अपना खुद का डिफेंस, खुद की रक्षा प्रणाली को विकसित करने पर ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से दोनों देशों, दोनों महाशक्तियों में एक इस प्रकार का कंपटीशन, एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो गई जो कि अंतरिक्ष में लड़ी गई। तो ये भी एक घटना थी 1980 में, जो कि स्टार वार के नाम से जानी गई। उसके पश्चात और एक विशेषता ये भी कि युद्ध का क्षेत्र विकासशील देश बने। ध्यान दीजिए, इस काल में जितने भी युद्ध बने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विकासशील देशों को टारगेट किया गया। यानी दोनों महाशक्तियां आमने सामने लड़ने की बजाय उन क्षेत्रों के ऊपर युद्ध का प्रभाव थोपने का प्रयास किया गया जहां उन्हें आर्थिक रूप से लाभ पहुंचता हो, चाहे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जहां से उन्हें किसी प्रकार की जो संसाधनों के रूप में आमदनी होने वाली थी, वहां पर उन्होंने युद्ध का प्रभाव या युद्ध का क्षेत्र करना शुरू कर दिया। यानी इस काल में, नवशीत युद्ध काल में, तीन विशेषताएं। पहला मैंने बताया कि ये विचारधारा रहित, कोई विचारधारा नहीं। दूसरा स्टार वार रीगन की, और तीसरा युद्ध का क्षेत्र विकासशील देश बने। ये इसकी विशेषताएं। आइए अब हम उनकी घटनाओं पर जिक्र करते हैं जो इस काल में शीत युद्ध के क्षेत्र में घटी। सबसे पहले पिंग पोंग डिप्लोमेसी। पिंग पोंग डिप्लोमेसी
पिंग पोंग नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पिंग पोंग चीन देश से संबंधित है। चीन में जो टेबल टेनिस का जो खेल है उसको पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। तो चीन अपना व्यापक कार्यक्रम करने के लिए, अमेरिका के नजदीक जाने के लिए, क्योंकि चीन पहले ही अपनी विचारधारा को छोड़ चुका था और अब वो अमेरिका के पूंजीवादी का समर्थन कर रहा था, तो उसने एक अपने खिलाड़ी टेबल टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम था जुआंग जेदांग, उसको अमेरिका खेलने के लिए भेजा। यानी अमेरिका ने ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी 1972 में लागू की, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि वो चीन के नजदीक चला जाए, चीन से अपनी मित्रता स्थापित कर सके। तो ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी 1972। दूसरी 1974 में एक समुद्र तल समुद्र तल परमाणु कर देते हैं हम, समुद्र तल परमाणु मुक्ति संधि भी प्रचारित की गई, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों शक्तिशाली देशों ने मिलकर के ये समुद्र तल परमाणु मुक्ति संधि को लागू किया गया 1974 में, जिसके तहत ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई भी परमाणु शक्ति संपन्न देश समुद्र तल के अंदर, समुद्र तल के पास में किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इसके पश्चात हम तीसरी एक संधि और इस काल में पारित की गई, उसके बारे में भी हम आपको अध्ययन करवाते हैं। तो समुद्र तल जो परमाणु मुक्ति संधि थी, इसका भी एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो समुद्र हैं वो साझी संपत्ति हैं, साझे संसाधन हैं, तो उनके ऊपर किसी प्रकार का भी परमाणु परीक्षण ना किया जाए। तो हम इसके पश्चात जो अगली घटना थी वो ये थी एबीएमटी संधि। एबीएमटी संधि हिंदी जरा कमजोर है, संधि एबीएमटी। ये संधि क्या थी? ये संधि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, और इसको भी सिर्फ और सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर के किया। यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और अमेरिका। इस संधि का एकमात्र ध्येय कि इस प्रकार की तकनीक को विकसित ना किया जाए, इस प्रकार की तकनीक को विकसित ना किया जाए। कौन सी तकनीक? जो मिसाइल है वायु मार्ग में ही उसके खिलाफ ऐसी मिसाइल तकनीक विकसित की जाए कि उसको रास्ते में ही गिरा दिया जाए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, यानी ये संधि इस बात पर जोर देती थी कि दोनों देश आगे चल करके इस प्रकार की मिसाइलों का निर्माण नहीं करेंगे, जो कि 1972 में लागू की गई। और दोनों जो महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा ये लागू की गई। लेकिन 1998 में अमेरिका ने इस संधि को तोड़ दिया। अपने निजी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के कारण 1998 में इस संधि का जो तोड़ने का कार्य है वो अमेरिका ने किया। लेकिन हम सिर्फ यहाँ इतना ही बताना चाहते हैं कि 1972 में भी इस प्रकार की ये संधि बनाई गई थी एबीएमटी,
और यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर के सिर्फ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, जो कि इस प्रकार की तकनीक को विकसित करने से रोकने के लिए की गई थी कि वो जो मौजूद मिसाइलें हैं उनको रास्ते में ही मार गिराने की तकनीक को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके पश्चात एक और घटना थी सार्क। साल्ट SA सामरिक सशस्त्र परिसीमन वार्ता, सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता, और ये 1974 में लागू की गई। इसका जो एकमात्र उद्देश्य था उसका यह था कि जो परंपरागत सैनिक साजो सामान है, परंपरागत, यहां परमाणु की कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, परंपरागत जो शस्त्र हैं सेना के पास, उनको, उनके उत्पादन को कुछ कम किया जाए, यानी कि परंपरागत हथियारों का जो निर्माण है वो कम किया जाए, उनका परिसीमन किया जाए। लेकिन इसमें भी कोई परमाणु से संबंधित किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं थी। साल्ट 1974 सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता। 4 इसके काल अवस्थाएं कर ली हैं शीत युद्ध की। अब हम चलते हैं इसके 5वीं अवस्था के ऊपर। जो 5वीं अवस्था है वो शीत युद्ध की अवसान की अवस्था है, यानी कि जो शीत युद्ध था वो इस काल में धीरे धीरे गया और इस काल के अंत तक ये शीत युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि उस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो जो हमारी 5वीं अवस्था है वो है शीत युद्ध के अवसान की अवस्था। ये है हमारी 1984 से 1991। हम प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका ने अपना इस युद्ध, यानी अभी हमने पढ़ा स्पेस वॉर, वही बात जब अमेरिका आर्थिक रूप से अपने आप को इतना समर्थ बना सका था, जिसकी वजह से उसकी स्टार वार की योजना आगे बढ़ती गई, और रूस ने जब उस स्टार वार को आगे बढ़ाने के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रूस के अंदर आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई, और उसके जो विभिन्न 15 जो देश, जो समूह था, उनके अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। आपस में चीन ने, जो रूस है वो उस अपनी योजना को जारी रखे हुए था, लेकिन जो देश की जो हालत थी आर्थिक रूप से, और भूख और गरीबी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी रूस में, जिसकी वजह से रूस ने अपने इस गिरते हालात को ठीक करने के लिए एक समय में अपने मन को मारते हुए अमेरिका की पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसमें विश्वास करना शुरू कर दिया, पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर दिया। और अमेरिका भी यही चाहता था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि जब तक साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता रहेगा तो वो उसका प्रतिद्वंदी भी बना रहेगा। और अपने हालात से मजबूर होकर रूस ने इस काल में इस व्यवस्था को अपनाने का निश्चय किया, और वो जो योजना बनाई उसका नाम उसने रखा पेरोस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट।
ये योजना मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई। अब हम समझते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट जो योजना थी, जो स्कीम लागू की, उसका क्या मतलब है? इसका साधारण अर्थ कह सकते हैं, इसको साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं कि ये किसी व्यवस्था का पुनर्गठन है। किसी व्यवस्था का पुनर्गठन करना है, पुनर्गठन करना। लेकिन यदि इसको हम शाब्दिक रूप से अलग अलग करें तो पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पेरेस्ट्रोइका का साधारण अर्थ है निजीकरण। और ग्लासनोस्ट ये जो ग्लासनोस्ट है, इसका मतलब है नकारात्मक अधिकार, नकारात्मक अधिकारों का समर्थन। नकारात्मक से मतलब पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करना, व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना, क्योंकि साम्यवाद में केवल रोटी कपड़ा और मकान और इस विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है, और पूंजीवादी में व्यक्ति और पूंजी को उसको अधिकार ज्यादा दिए जाते हैं। तो इसलिए ग्लासनोस्ट नकारात्मक अधिकारों का समर्थन करना बोला गया, क्योंकि रूस में इस प्रकार की आजादी देना अधिकारों का नकारात्मक माना जाता था। तो जो ही ये योजना मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लागू की गई, ये योजना मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में लेकर आए। नतीजा ये हुआ कि एक तो रूस पहले से ही खाद्यान्न के संकट से जूझ रहा था, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा था, और दूसरा मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की जो नीति लेकर आई, जो कि एक तरह से खुलेपन और आजादी पर निर्भर थी, निजीकरण के ऊपर थी, जिसकी वजह से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। क्योंकि लोगों को जब आजादी दी जाती है तो वो और ज्यादा अधिकारों की मांग करते हैं, और पहले ही रूस उन अधिकारों मांगों की पूर्ति नहीं कर रहा था, और यह योजना लाने के पश्चात रूस के सारे हालात बेकाबू हो गए। इसी दौर में एक घटना और घटती है, दूसरी घटना टीयर डाउन स्पीच। पहली घटना तो ग्लासनोस्ट वाली हो गई, और दूसरी घटना है टीयर डाउन। टीयर डाउन यानी आंसू गिराते हुए ना। 12 जून 1987, 12 जून 1987 अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने जर्मनी में भाषण दिया, और उनके जो शब्द थे, वो जो बोल रहे थे, वो अपने आंसू गिराते हुए, जनता को रोता हुआ दिखाते हुए, जर्मनी की जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वो ये दिखा रहे थे कि अब समय आ गया है कि सोवियत संघ का नियंत्रण जर्मनी पे से हटा देना चाहिए, सोवियत संघ को। क्योंकि विचारधारा देखिए कि अमेरिका को पता है कि इस समय सोवियत संघ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसने इस योजना का भी सहारा लिया। टीयर डाउन स्पीच 12 जून 1987 को रीगन द्वारा जनता के सामने एक भावुक भाषण दिया गया, जिसमें आंसू गिराते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोवियत संघ को जर्मनी पे से अपना नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। ये रूस के लिए एक और झटका था, जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण भी हुआ।
सबसे पहले क्या किया गया कि 1989 में जर्मनी में जो दीवार थी बर्लिन की वो गिरा दी गई, बर्लिन दीवार गिरा दी गई और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया और अब सोवियत संघ के हाथ से जो जर्मनी के ऊपर जो उसका नियंत्रण था वो जाता रहा और सोवियत संघ निरंतर आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से निरंतर कमजोर होता चला गया। जो सोवियत संघ है वो निरंतर कमजोर होता चला गया और आगे चल करके 1991 में 15 राज्यों में बंट गया। अपने इन राज्यों के ऊपर जो उसके संयुक्त राज्य बने हुए थे उन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वो उसके हाथ से निकल गए, 15 गुटों में बंट गया। उसके पश्चात मिखाइल गोर्बाचेव ने जुलाई 1991 में घोषणा की कि सोवियत संघ 15 राज्यों में विभक्त हो चुका है, होने की घोषणा कर दी और दिसंबर 1991 में उस बात को असली जामा पहना दिया गया, यानी रूस के 15 टुकड़े 15 देशों में विभक्त हो गया। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि 1945 से लेकर के 1991 तक ये शीत युद्ध का दौर कितने अवतरणों में से, कितने कालों में से गुजरा और आखिरकार समाप्त भी कहां हुआ, जब सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो गए। यानी जो दो गुट बने हुए थे, अमेरिका पूंजीवादी गुट और रूस साम्यवादी गुट, रूस टूट गया 15 भागों में और अब एकमात्र अमेरिका पूंजीवादी गुट शेष रहा। इसके पश्चात शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। लेकिन हमारा जो पाठ है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। इस शीत युद्ध के काल में भी एक और घटना बीच में आती है जिसका वर्णन करना बहुत जरूरी है। और वो घटना कौन सी थी, हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि जो शीत युद्ध के काल चल रहे थे परंपरागत और उसके पश्चात तीसरा काल, इस काल के दौरान भी बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि इन गुटों से परहेज रखते थे और वो योजना, वो स्कीम्स किस प्रकार से आगे बढ़ रही थी उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वो योजना ये थी कि आप ये जानते हैं कि शीत युद्ध की जो परंपरागत अवस्था थी उस दौरान विश्व के अन्य देशों में, जो कि एशिया के, अफ्रीका के और लातिन अमेरिका के जो नए नए आजाद हुए देश थे, जो कि छोटे देश थे जिन्हें अपना आर्थिक विकास करना था, उनके सामने दो विकल्प थे, या तो वो पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाएं अमेरिका में, या वो सोवियत संघ के गुट में साम्यवादी विचारधारा के लिए अपने आप को शामिल कर लें। लेकिन इसी दौरान कुछ व्यक्ति हुए इस इतिहास में जिन्होंने इन दोनों गुटों में शामिल होने से इनकार करते हुए एक तीसरा मंच प्रदान किया इन देशों को। वो व्यक्ति कौन कौन है इनका और उस आंदोलन को या उस गुट को क्या कहा जाता है इसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत आजाद हो चुका था 1947 में। यूगोस्लाविया के ब्रॉज टिटो, और तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं मिस्र के अब्दुल नासिर। नेहरू, टिटो और नासिर, ये तीन देशों के मुखियाओं ने मिलकर के एक 1956 में एक बैठक की
जिस बैठक का एकमात्र उन्होंने अपना एजेंडा ये दिखाया कि हम नए आजादी वाले देश हैं, हम किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते। तो इस अवस्था में हमें एक नए मंच का आगाज कर देना चाहिए। और उनकी इस विचारधारा को दो व्यक्ति और वे इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामा एंट्रूम इन दोनों देशों के मुखियाओं ने भी इन तीनों का समर्थन किया। यानी अब कुल मिलाकर के 5 देशों के मुखिया एकत्रित होते हैं और एक इस फैसले पर पहुंचते हैं कि हमारा ध्येय किसी भी गुट में शामिल होने का नहीं है, ना हम अमेरिका गुट में शामिल होंगे, ना हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। और उन्होंने अपना एक एजेंडा प्रस्तुत किया जिसका नाम उन्होंने कहा गुट निरपेक्षता। मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना, दोनों गुटों से परस्पर सामंजस्य स्थापित करना, दोनों गुटों से व्यापक दूरी बनाए रखना, किसी भी एक विचारधारा का समर्थन ना करना। इन 5 महान नेताओं की देन की वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ, क्योंकि उस समय विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, पूंजीवादी और साम्यवादी में। और ये तीसरा एक मंच मिला उन देशों के लिए जो अभी अभी न आजाद हुए हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और वो किसी भी इस गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। और ये जो 5 हैं ये इसके गुट निरपेक्षता के संस्थापक सदस्य माने गए, संस्थापक देश माने गए, संस्थापक सदस्य माने गए इनको, क्योंकि इन्हीं के प्रयत्न स्वरूप ये मंच अन्य देशों को मिल सका। और इस गुट निरपेक्ष समर्थक देशों का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देश शामिल हुए। ये शुरुआत थी, लेकिन आज 2016 तक इसकी सदस्य संख्या 120 तक पहुंच चुकी है। यानी 120 सदस्य देश किसी भी गुट के साथ जाना पसंद नहीं करते, गुटों से बराबर दूरी बनाए रखना चाहते हैं, बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और अब हम इसको परिभाषा देना चाहें कि ये गुट निरपेक्षता की आप परिभाषा दीजिए, तो प्यारे प्रिय विद्यार्थियों, ये गुट निरपेक्षता इस चैप्टर के आधार पर हम यदि ये कहें कि गुट निरपेक्षता क्या है, इससे बेहतर ये होगा कि हम ये कहें कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है, जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा और हम इस गुट निरपेक्षता की जो परिभाषा है वो अच्छे ढंग से इसको हम दे सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह महाशक्ति जो गुट हैं, जो ये आंदोलन है, यह आंदोलन महाशक्तियों, ये जो आंदोलन है महाशक्तियों, यानी कि कौन कौन सी महाशक्ति है? रूस और अमेरिका, यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का, शक्तियों के गुटों में शामिल न होने का नाम है। यानी गुट निरपेक्ष वो हुआ कि जो इन 2 देशों के जो महाशक्ति हैं, अमेरिका और रूस, सोवियत संघ, उसके गुटों में शामिल ना होने का नाम ही गुट निरपेक्षता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता वो नीति रही इन देशों की जो नव स्वतंत्र हुए थे और उन्होंने अपने आप को किसी भी गुट में शामिल नहीं किया, बल्कि दोनों गुटों से बराबर की दूरी रखी और अपना चहुमुखी विकास किया। अब प्रश्न थोड़ा सा ये भी बन सकता है कि भारत ने
गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों लागू की या क्यों समर्थन किया। कुछ आलोचक इसकी आलोचना भी करते हैं कि भारत की ये मजबूरी रही कि उसने गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया। उस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इसमें आजाद हुए थे अंग्रेजों से, तो हमारे आर्थिक रूप से हमारी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि हम किसी एक गुट के साथ शामिल होकर दूसरे गुट के साथ परस्पर दुश्मनी को झेल सकें। इसलिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीति अपनाई वो पूर्ण रूप से भारत के हितकारी साबित हुई, क्योंकि उस समय भारत को इन दोनों गुटों से, इन दोनों देशों से संबंध रखने वाले देशों के साथ विभिन्न प्रकार की तकनीक, विभिन्न प्रकार की सहायता, विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता थी। इसलिए किसी भी एक गुट में शामिल होने का फैसला भारत ने नहीं किया और गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया। और गुटनिरपेक्षता का साफ साफ संदेश ये भी था कि गुटनिरपेक्षता में शामिल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले युद्ध में किसी और दूसरे देश का सहयोग नहीं करेंगे, जिसके कारण शांति की स्थापना हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अपने जो पाठ है शीत युद्ध का दौर, इसके विभिन्न चरण पढ़े और गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या और भारत की किस प्रकार से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके बारे में अध्ययन किया। आप सभी इस पूरे दिए गए विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।